Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. Today we are going to learn about organizational structure. Okay, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे. क्या देखेंगे? मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कर सकते हैं. देन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे. एंड इन लास्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो. मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट सारे पेपर में आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है. ये अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है. ओके, कल को आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, किसी भी फील्ड में, एचआर में करते हो, मार्केटिंग में करते हो, फिनेंस में करते हो, किसी भी फील्ड में करते हो, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करता है. ठीक है, अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या पेरेंट्स का बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे स्टडी करना होगा. क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा ये आपको समझना होगा. तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में इसको समझेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है. प्लीज़ आप लोग इसको समझने का कोशिश करना. मैं बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है. तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखो, समझो और इसको अप्लाई करना. ओके, चलो. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसने बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट मीन्स द बिल्डिंग. नो, बहुतों को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जो क्या बताता है, जो जॉब रिलेशन बताता है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, तो कैसे आप जॉब परफॉर्म करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट इज़ अ फ्रेमवर्क विच सो और विच प्रोवाइड द रिलेशन ऑन जॉब. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ऑपरेटिंग प्रोसेस बताता है कि कैसे आपका जो भी ऑपरेशन है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है. रिलेशनशिप एमंग्स द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ बताता है क्या रिलेशनशिप है. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सारी बातें ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है. ठीक है, according to Mintberg, organizational structure is the framework of the relation on the job. क्या बताता है? It is a framework which provide the relation on job, system, operating process, peoples and groups making effort to achieve the organizational goal. Okay, organizational structure is set of method. एक मेथड है जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं वर्क को, टास्क को, एंड डिटरमाइन करते हैं ड्यूटीज, एंड कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है वो हम डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, सपोज ये टॉप मैनेजमेंट है यहाँ पे, इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट है, एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस है, उसके अंदर टीम वर्क है. उनके अंदर जैसे दिस इज द एचआर डिपार्टमेंट. चलो, सपोज ये एचआर है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. उनके अंदर भी टीम्स काम कर रहे हैं और ये आपका टॉप मैनेजमेंट है. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, जो जॉब फंक्शन है वो बता रहा है. इसके अंदर एचआर है, प्रोडक्शन है एंड मार्केटिंग है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. देन ये कैसे काम कर रहा है, एचआर अपने टीम से कैसे काम ले रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करवा रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करवा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, रिलेशन क्या है टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के साथ या टीम के साथ. तो ये सारी बातें, क्या क्या कोऑर्डिनेशन है, कितना पावर है इन लोगों के पास और इन लोगों के पास, ये सारा हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ाई करेंगे. ओके, आप ये भी बोल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो इजी वे में. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, लेवल समझ में आता है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. एंड इट कैन बी हैंडल एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म.
इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, चलो अभी हम एक शॉर्ट फॉर्म, अगर आपके एमसीक्यूज में आते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बेसिकली हम वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन दी हायरार्की विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, वो एक हायरार्की डिफाइन करता है, ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, तो वो एक हायरार्की बताता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर defined how activity such as the task allocation, coordination, and supervision are directed towards achievement of organizational aim. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप बताता है वो टास्क का, जॉब का, और वो क्या बताता है? टास्क एलोकेशन, दैट मीन्स कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा, ठीक है, उसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन उसको रिपोर्ट करेगा, ये सारा चीज़ वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। और ये जो काम, जो सीरीज ऑफ काम जो है, एक्टिविटीज़ जो है, वो किसके ऑर्डर में परफॉर्म होता है? इन ऑर्डर टू अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल एम और गोल। ओके, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ओके, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, या आप मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय बोल सकते हो। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, जो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्यों वो अगर अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, अच्छे से वो टास्क परफॉर्म करता है, तो क्या इंक्रीज होता है? इफिशिएंसी इंक्रीज होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड द क्लियरिटी अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपनी बुक आंसर सीट में आप ऐसे भी बना के आ सकते हो, डिफाइन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन आप वो ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, टॉप लेवल, देन उनके अंदर कुछ टीम्स काम कर रहे हैं इस टाइप से, देन आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन दी हायरार्की, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन दी जॉब्स एंड मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन, ठीक है, इट प्रोवाइड दी बेटर कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज दी एफिशिएंसी। Organizational structure provide clarity about the roles and responsibility. नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्ड द रिलेशनशिप अक्रॉस द वेरियस मैनेजरियल लेवल। ओके, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मॉडल प्रोवाइड द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। क्या कम्युनिकेशन चैनल होगा वो भी हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ मेथड इन विच वी डिवाइड द वर्क विच डिटरमाइन द ड्यूटीज एंड हाउ इट कोऑर्डिनेट दैम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीटर डकर, दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनालाइज, मतलब जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, तो आपको पॉइंट दिमाग में रखना होगा, दैट इज द एक्टिविटी एनालिसिस, ठीक है। आप जब भी करोगे तो आपको एक एक्टिविटी एनालिसिस रखना होगा कि क्या टास्क एनालिसिस है, कौन क्या टास्क करेगा, ठीक है। देन डिसीजन एनालिसिस, किसके अंदर क्या पावर है वो देखना होगा, कौन डिसीजन लेगा वो देखना होगा, एंड देन रिलेशन एनालिसिस, रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। So this is the all points which come under the organizational structure. Organizational structure which provide the hierarchy, which provide the relationship between the job, which provide the relationship between the different level of management, which provide the better coordination, increase the efficiency of organization, provide clarity of role and responsibility, then provide the various relationship among the manager level, communication channel, what communication channel or method they are following, then it provide the task, types of task, who will provide what, who will do what duties, and then on the basis of activity analysis, decision analysis and relation analysis, or we can say कि organization structure आपको बताता है relationship between the activity, task, decision analysis, decision कौन क्या लेगा, एंड देन रिलेशन एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फीचर्स होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जब भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखोगे तो आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का ही लिखोगे। देन कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
ठीक है। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल रहता है तो आपके जो इनोवेटिव काम होते हैं वो अच्छे से होते हैं। देन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि क्या अथॉरिटी है, किसको क्या पावर है, ठीक है। देन लिंक बिटवीन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है और लिंक बताता है मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। तो लिंक या रिलेशन आप बोल सकते हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, ओके। कॉमन गोल्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशन टीम को एक कॉमन गोल की तरफ काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव एफर्ट लगाना चाहिए। सिंपल होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है आपका, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वो क्लियर होना चाहिए। एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी ये क्लियर होना चाहिए। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको के अंदर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली का आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट आपको प्रोसेस एंड फीचर्स ये सब भी पता होना चाहिए। प्रोसेस क्या है, सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप मान लो कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने फर्म बिजनेस का एक्टिविटी पता करना होगा कि क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड हो करेगा। लाइक आपके बिजनेस में आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखना है, देन आपको फिनेंस डिपार्टमेंट रखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखना है। तो जो भी फंक्शन है, एक्टिविटी है, वो आपको डिवाइड करना होगा। देन आपको एक्टिविटी को आप कैटेगराइज करोगे वर्केबल डिपार्टमेंट में, ठीक है। जो भी एक्टिविटी या मार्केटिंग हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको एक एक वर्केबल डिपार्टमेंट में आप कैटेगराइज कर रहे हो। लाइक फिनेंस के अंदर अकाउंट्स आ गया, परचेजिंग डिटेल आ गया, मार्केटिंग के अंदर सेल्स आ गया, आपका एडवर्टीजमेंट आ गया, प्रमोशनल एक्टिविटी आ गया, एचआर के अंदर आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारा आ गया, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करना है। देन आफ्टर डिवाइडिंग आपको क्या करना है, अलॉटमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही तो बताता है, एक्टिविटी डिवाइड करता है, वर्कलोड डिवाइड करता है, डिपार्टमेंट में डिवाइड करता है, देन वो अथॉरिटी बताता है कि किसको क्या पावर है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन ये टास्क किसको क्या टास्क असाइन होगा, ठीक है। Then develop the relationship among the superior and subordinate, that means the top level management and their employees, तो और डिपार्टमेंट। तो ये रिलेशनशिप बताता है कि क्या हायरार्की होगा, कमांड क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, तो ये सारा वो डिसाइड करना है। देन इन फिफ्थ वी प्रिपेयरिंग द पॉलिसी फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो दिस इज द सम स्टेप विच वी फॉलो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलो नाउ अनदर टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप MBA के स्टूडेंट हो तो आपको केस स्टडीज भी आते हैं एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे भी बेस्ड केस स्टडी आता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, कोई एक सिचुएशन दे सकता है कि ये पर्सन है, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूज करेगा, ठीक है। तो आप पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। देन आप जो भी उस केस स्टडी के अंदर एक्टिविटी है, लाइक उनका जो भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, फिनेंसिंग कर रहा है, तो वो सारे एक्टिविटी को आप लिखोगे, उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड करोगे, ठीक है। देन आप अथॉरिटी, दैट मीन्स मैनेजर सेलेक्ट करोगे कि आपको 3 मैनेजर चाहिए या 4 मैनेजर चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर केस स्टडी आई एम टॉकिंग, ओके। आपके केस स्टडी में अगर छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग आप केस स्टडी को सॉल्व करोगे। मैं लास्ट में बताऊंगी, ज़्यादा सारा टाइप्स में जब बता लूँगी देन आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ वी विल सॉल्व द केस स्टडी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे आता है तो, ओके। तो ये आपके सारे जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी नीड्स देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, then line and staff organizational structure, divisional organizational structure, hybrid, matrix, vertical and horizontal organizational structure. ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम लोग. फर्स्ट टाइप है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री और डिपार्टमेंटल और स्केलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आपके एमसीक्यूज में आते हैं मिलिट्री, डिपार्टमेंटल एंड स्केलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अंडर दिस सिस्टम लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये कैसे लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है, पावर कैसे फ्लो कर रहा है टॉप टू बॉटम. ठीक है, बेस्ड ऑन वर्टिकल लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. यहाँ पे हम कैसे काम हो रहा है, वर्टिकल फॉर्म में हो रहा है. जो टॉप लेवल पे हैं उनको ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, वो जो भी कमांड देंगे वो लोअर लेवल को फॉलो करना है. तो उस बेस पे ये काम हो रहा है. द चेन ऑफ कमांड इज ऑल्सो फॉलोड. इट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द बॉस एंड वर्कर. तो ये आपका बहुत ही जनरल है. टॉप लेवल पे जो भी है मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर, उनके अंदर ये 3 डिपार्टमेंट आता है. सपोज वो आप अपना बना सकते हो कॉपी में. ठीक है, जनरल मैनेजर हो गया, या आप टॉप मैनेजमेंट कर सकते हो, ऊपर में कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट भी कर सकते हो. देन इनके अंदर आपको जितना भी डिपार्टमेंट बनाना है आप बना दो. HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, जो भी बनाना है बना दो. ठीक है, आप ऐसे कॉपी में बना सकते हो. जनरल मैनेजर या फिर टॉप मैनेजमेंट, उसके अंदर आप 3 या 4 डिपार्टमेंट बना सकते हो. मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस, HR. ठीक है, मार्केटिंग के अंदर आप 1 डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट और बना सकते हो, सेल एंड मार्केटिंग. यहाँ पे सेल के अंदर मैंने डाला हुआ है आपका सेल ऑफिसर डाल सकते हो. ठीक है, एंड देन सेल पर्सन डाल सकते हो. यहाँ पे आप प्रोडक्शन में आप फोरमैन, ये फोरमैन दैट मीन्स सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज करता है, और वर्कमैन जो वर्कर होते हैं. ठीक है, तो इस तरह का एक हायरार्की आप बना सकते हो जिसका टॉप टू बॉटम फॉलो होता है, कम्युनिकेशन फॉलो होता है, अथॉरिटी फॉलो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो होता है. तो वर्टिकल लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसको मिलिट्री या डिपार्टमेंटल और स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं. क्लियर है? चलो, एडवांटेज क्या है, इट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ये. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, क्विक डिसीजन, क्योंकि टॉप लेवल को ही डिसीजन लेना रहता है तो वो क्विकली डिसीजन ले लेते हैं. कंट्रोल, पूरे कंट्रोल में है ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिंपल टू ऑपरेट. डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की कमी है. देन नॉट सुटेबल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन. यस, आप बिग ऑर्गेनाइजेशन में ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है. लाइन ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक विद इन 15 to 20 एम्प्लॉय को अगर आपको हैंडल करना है तो यू कैन यूज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रक्चर. ये बहुत ही यूज्ड स्ट्रक्चर है. स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज को, स्मॉल या मीडियम स्केल की ऑर्गेनाइजेशन इस फंक्शनल लेवल को ही यूज़ करती है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ही यूज़ करती है. द एक्टिविटी आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलर वर्क एंड फंक्शन. एक्चुअली क्या है कि आपके केस स्टडी में ऐसे भी पूछेगा कि ये मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर XYZ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके 25 या 40 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिविटी या ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. नाउ यू डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको वही करना है कि आपको पहले पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, छोटी है, मीडियम है. देन किस टाइप के एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं. देन उस फंक्शन को, एक्टिविटी को आपको ग्रुप करना है.
लाइक मार्केटिंग का सारा एक्टिविटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप करना है, मार्केटिंग फंक्शन में ग्रुप करना है, एचआर डिपार्टमेंट का सारा एक्टिविटी एचआर डिपार्टमेंट में ग्रुप करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सारा एक्टिविटी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रुप करना है। समझ में आ रही है ना बात? देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो प्लीज़ आप उसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके करियर के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ लेजर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, एक या दो ही प्रोडक्ट होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्ट्रक्चर सुटेबल है। मीडियम स्मॉल लेजर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिनके पास है। स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन दैट मीन्स दी डिपार्टमेंट, आपका जो भी एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा डिपार्टमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बेस्ड है। इस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द फंक्शनल मैनेजर। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है उसको कौन हेड करेगा? तो उसका फंक्शनल मैनेजर करेगा, लाइक एचआर हेड, फिनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड। And employees are grouped as per their role. That means employees are grouped by their knowledge and skills. यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग था। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को किसमें ग्रुप किया जा रहा है? एम्प्लॉयज़ को उनकी नॉलेज स्किल पे डिवाइड किया जा रहा है। उनको जो डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉयज़ को डाल रहे हो, एचआर जो एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव हो गया या एचआर रिक्रूटर हो गया या असिस्टेंट हो गया, वो आपको प्रोडक्शन में काम नहीं करेगा, वो फिनेंस में काम नहीं करेगा, वो एचआर स्किल में एक्सपर्ट है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करेगा। ठीक है। Functional organization structure is corporate structure that organize the individual according to their expertise, skill and related role. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या किया? पहले वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटी को, वर्क को फंक्शन में डिवाइड किया। ठीक है, अब वो क्या, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल को, एक टाइप के स्किल, एक टाइप के एक्सपर्ट को एक डिपार्टमेंट में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखो डायग्राम से समझ लो। ये तुम्हारा, एक मिनट, ये डायग्राम, ये तुम्हारा मान लो टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपका 3 डिपार्टमेंट आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके, ये आपका स्मॉल मिड साइज फर्म है जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ है, जो जिसने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 3 फंक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया है। पहला है उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड देन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आप इसको एक और डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो, फिनेंस अच्छा ऑलरेडी एडेड है, फिनेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो बेसिकली यही 4 डिपार्टमेंट होते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, जहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स होता है। प्रोडक्शन में उन्होंने जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री और ऑपरेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंक्लूड हो गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपका सेल, एडवर्टीजमेंट एंड कस्टमर कंप्लेन जो होता है वो इसमें आपका हैंडल हो गया। देन फिनेंस में आपका अकाउंट्स, फिनेंसिंग एंड परचेजिंग, ये इसके अंदर आ गया। एंड ह्यूमन रिसोर्स में आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारा इसमें आ गया, जहाँ पे ह्यूमन से रिलेटेड बात होगी। अब क्या करना है? अब आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं, अब जब इम्प्लॉयज़ एचआर एक्सपर्ट एचआर डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे, फिनेंस एक्सपर्ट फिनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे, मार्केटिंग और सेल एक्सपर्ट मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट में काम करेंगे, और जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशनल एक्सपर्ट हैं या वर्कर हैं वो इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन पे तैयार हुआ है। और यहाँ पे हमने कहा क्या फोकस किया है? एम्प्लॉयज़ के स्किल, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज्ड जो एक्टिविटी है जिसमें वो टैलेंटेड है उस पर फोकस किया है। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। A functional organizational structure is the common type of organizational structure in which the organization divided into small group based on specialized functional area such as IT, finance, marketing, HR। आपको जो भी ऐड कर सकते हो इसमें करना है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। बहुत ही सिंपल है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगा। नाउ
एडवांटेज क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड दी बेटर इफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दे आर एक्सपर्टीज, वो एक्सपर्ट है अपने परफॉर्मेंस में, अपने ड्यूटीज परफॉर्मेंस में। द इंडिविजुअल विद द कॉमन एबिलिटी एंड एक्सपर्टीज आर ग्रुप्ड बाय ड्यूटीज परफॉर्म्ड। फंक्शनल डिपार्टमेंट में भी इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन का बात किया गया, एचआर, मार्केटिंग, जो भी स्पेशलाइजेशन है आपका, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर इंक्रीज द स्पेशलाइजेशन इन सर्टेन स्किल। स्पीड ऑफ ऑपरेशन को ये इम्प्रूव कर देता है। क्लैरिटी इन ऑपरेशन होता है क्योंकि एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स ड्यूटीज। ओके, बेटर कंट्रोल है। एम्प्लॉयज हैव द क्लियर करियर ग्रोथ पाथ। अगर वो एचआर में काम करते हैं तो उनको पता है कि आज वो एग्जीक्यूटिव हैं, असिस्टेंट बनेंगे, फिर हेड बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, फिर हेड बनेंगे। तो ये करियर ग्रोथ पाथ भी उनका क्लियर है। देन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है आपका टेरिटोरियल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। एचआर डिपार्टमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया फिनेंस से या प्रोडक्शन से, तो इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट ये ऑलमोस्ट हो जाता है। ये आपका कॉमन है डिसएडवांटेज आपके सारे ही स्ट्रक्चर में। देन सेग्रीगेटिंग, दैट मीन्स कि सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं कि ये मेरे डिपार्टमेंट का है, ये मेरे डिपार्टमेंट का काम है, तो वो थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं। एम्प्लॉय में गेट बोर ड्यू टू सेम काइंड ऑफ वर्क। यस, ये भी एक रीज़न है कि एम्प्लॉय बोर हो जाते हैं एक ही टाइप का काम करते करते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन वाइज डिवाइडेड है। दूसरे डिपार्टमेंट को, एचआर को फिनेंस से मतलब नहीं, फिनेंस को मार्केटिंग से मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। हेड डिपार्टमेंट नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द अदर डिपार्टमेंट। Personal bias may affect the employee model. For example, employee may feel demoralized when the low performing employee is promoted over them. Yes. अब इसमें क्या है कि आप पर्सनल बायस, चलो पैरवी करके जो लो परफॉर्मेंस है उसको कर दिए, तो इससे क्या हो जाता है कि डीमोटिवेशन आ जाता है, एक डिस्टर्बेंस आ जाता है। Employee do not learn any new skill and their roles don't change often. इनका जो सेम ही काम रहता है, जो स्किल में, जिस स्किल में वो एक्सपर्ट है उनको वही काम दिया जाता है, तो वो नया स्किल नहीं सीख पाते हैं, उनका रोल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एडवांटेज क्या था कि यहाँ पे आप बेटर इफिशिएंसी मिल रही थी क्योंकि लोग स्पेशलाइज्ड थे। उनको जिस स्किल पे जो स्किल आता था उस पर ही वो काम कर रहे हैं। स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है, क्लैरिटी ऑफ ऑपरेशन है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अपना रोल ड्यूटीज़ पता है, बेटर कंट्रोल है, एम्प्लॉय हैव क्लियर ग्रोथ पाथ। बट डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन लैक हो रहा है, देन बोर हो रहे हैं सेम टाइप के वर्क से, न्यू स्किल, न्यू रोल नहीं मिल रहा है एम्प्लॉय को। तो एक टाइम आप जब जॉब करोगे ना, तो आप 10 साल 12 साल एक ही चीज़ करते करते सिर्फ कस्टमर आप हैंडल कर रहे हो, कस्टमर के कंप्लेन हैंडल कर रहे हो, तो बस एक ही काम करते 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 बोर हो जाते हो। तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, देखो, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे हम दो टाइप के रिलेशनशिप का बात करेंगे। वन इज द लाइन रिलेशनशिप एंड वन इज द स्टाफ रिलेशनशिप। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि यूजीसी नीट में तो ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछता है कि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल का रिलेशनशिप क्या है। कौन लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन में आता है, लाइन पर्सनल में आता है, और कौन स्टाफ पर्सनल में आता है। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ आर टू ब्रॉडेस्ट कैटेगरी विद इन विच द एम्प्लॉय आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बिजनेस। अब पूरे इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको दो रिलेशन में डिवाइडेड किया गया है। वन इज द लाइन रिलेशन एंड वन इज द स्टाफ रिलेशन। ठीक है, आपका जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको दो रिलेशन में डिवाइडेड किया गया है। सारे एम्प्लॉय को, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक के लोगों को। एक है उनका लाइन पर्सनल रिलेशन या लाइन रिलेशन में, और एक आपका स्टाफ रिलेशनशिप में।
लाइन रिलेशन उसे कहते हैं जो जो डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, जिनके पास, और या वो जो एम्प्लॉय को गाइड करता है, बेसिकली टॉप लेवल आप बोल सकते हो। तो लाइन पर्सनल या रिलेशनशिप हु हैविंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड हु हैव द राइट टू गाइड द एम्प्लॉयज, ठीक है। आपका स्टाफ पर्सनल वो होता है जो हेल्प करता है लाइन ऑफिसर को या लाइन रिलेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो कैसे वो हेल्प करता है? बाय गिविंग द एडवाइस, एडवाइजर होता है वो, बाय प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। ओके, तो आपको दो चीज क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दो रिलेशन में डिवाइड किया गया है, लाइन रिलेशनशिप एंड स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन रिलेशनशिप इज हैविंग द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट ऑफ गिव द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय, ठीक है, बेसिकली टॉप लेवल के लोग होते हैं। एंड स्टाफ पर्सनल वो होते हैं जो एडवाइस, जो हेल्प करते हैं लाइन मैनेजर को आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो कैसे हेल्प करते हैं? बाय गिविंग सपोर्ट, बाय गिविंग एडवाइस, सॉरी, ठीक है। तो लाइन रिफर टू दोज पोजीशन एंड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू एकम्प्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लाइन पोजीशन पे रहते हैं, जो भी लाइन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका ये पावर है, उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है उनको वो अचीव करना है, ठीक है। और स्टाफ एलिमेंट क्या करता है? स्टाफ एलिमेंट आर दोज हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग द एडवाइस एंड सर्विस टू द लाइन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपका जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब अगर डायग्राम में देखोगे तो वो आपका डायग्राम में लाइन ऑर्गेनाइजेशन को या लाइन रिलेशनशिप को ऐसे दिखाते हैं और स्टाफ रिलेशनशिप को डॉट डॉट में दिखाते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये भी। ये रहा आपका, सपोज आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, देन उसके बाद आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है। पहले हम वर्टिकली देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। पहले इसको देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल, ओके। देन इसके बाद आपका आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, देन मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आपको मैनेजर डिवीजन लेवल पे ABC करके आ गया, ठीक है। अब ये इस वर्टिकली हायरार्की में काम हो रहा है, बट ये जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, लीगल एडवाइज़र है, असिस्टेंट जो है, फिनेंशियल एडवाइज़र है, ये क्या कर रहा है? ये इन्हें हेल्प कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में, अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका स्टाफ रिलेशनशिप आ गया ये। और ये जो इस तरह के लाइन से जो दिख रहा है आपको, सॉलिड लाइन से जो दिख रहा है, दैट इज द लाइन रिलेशनशिप। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। स्टाफ दैट मीन्स दैट पर्सन, दैट पोजीशन हु प्रोवाइड द सपोर्ट टू द लाइन रिलेशन और लाइन पर्सनल। कैसे सपोर्ट करेगा? बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ओके। And the line authority give the individual a certain degree of power relate to the performing the task, performing the organizational task, ठीक है। ये भी आपका एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है कंपनी का, जिसमें आप देख सकते हो जो भी डॉट डॉट है वो सपोर्टिंग है, वो दैट मीन्स स्टाफ रिलेशनशिप है, और जो सॉलिड वे में है वो आपका लाइन रिलेशनशिप है, ठीक है। सी, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो लाइन अथॉरिटी है उनके पास उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, और जो स्टाफ अथॉरिटी है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइन अथॉरिटी को हेल्प करना बाय गिविंग एडवाइस, बाय सपोर्टिंग दैम, ठीक है। फीचर्स क्या है? देयर आर 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी विच फ्लो एट अ one time in an organization, line authority and staff authority. Staff specialized have the authority to advise the line manager. Their role is advisory and they do not have right to take decision, because right to take decision किसका है? line authority का है।
Line authority achieve the major organizational goal and staff authority help line authority to achieve this goal. ठीक है. There is unit of command, division and labor and specialization. डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन जो मैंने आपको बताया था बेसिकली वही है कि स्टाफ अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लाइन अथॉरिटी को एडवाइस करना, उनको सपोर्ट करना. लाइन अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिसीजन लेना, गाइड करना, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना. ठीक है. Staff function are those that help the line person work most effectively and accomplish the objective. This line and staff organizational structure made for large and complex organization. ठीक है. A line and staff organization structure is distribute the work responsibility from top management to lower level manager. चलो ये सेम ही है मैंने जो बोला है अभी. In the line and staff organization, manager responsible to establish the goal. Line manager have responsibility to establish the goal and direction that fulfilled by the staff and other worker. ठीक है. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं लाइन एंड स्टाफ का. हियर दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड. यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है. लाइन अथॉरिटी जो लाइन रिलेशनशिप में आते हैं या लाइन पोजीशन पे आते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें. ठीक है. गोल इस्टेब्लिश करें और उनको अचीव करें. और जो आपके स्टाफ अथॉरिटी है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाइन अथॉरिटी को सपोर्ट करें, एडवाइस दें. ओके. हियर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है. उन दोनों का बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी का. ओके. देन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव क्वालिटी एंड फैसिलिटेट टू वर्क फास्टर एंड बेटर. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया लाइन एंड स्टाफ देन इट इज डिसएडवांटेज. देन हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर. यहाँ पे आपको स्टाफ जो अथॉरिटी है उनको भी हायर करना होता है, स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी को हायर करना होता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टाफ अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, दैट इज़ दी अगेन डिसएडवांटेज. एंड चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कन्फ्यूजन एंड इनइफिशियंट. अगर स्टाफ इनइफेक्टिव हो तो अगेन इट इज क्रिएट द प्रॉब्लम. ठीक है. तो आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अभी तक हमने 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है. एक है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म था. अनदर वन इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो जिसपे हम फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किए थे. यस, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किए थे. एंड अनदर वन इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी में डिवाइडेड किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपकी 3 कैटेगरीज में आता है. एक तो उसको हम मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करते हैं, एंड एक आपके जोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करते हैं. तो बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर एंड जोग्राफिक बेस्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉलो बाय बिग कंपनी. ठीक है. ऐसी कंपनी जिसका बहुत सारा प्रोडक्ट हो, लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट, या ऐसी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, दूसरे एरिया में उसका ब्रांच हो, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, सब जगह उसका ब्रांच हो. तो ऐसे कंपनी का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. ठीक है. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉलो बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर मोर देन वन प्रोडक्ट. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या हैविंग द ऑपरेशन इन वाइडर जोग्राफिकल एरिया, then that organization have to follow the organizational structure. ठीक है.
Its division within this structure can correspond to either product और geographic, या तो इसको हम प्रोडक्ट बेस पे करते हैं या तो हम इसको जोग्राफिकल बेस पे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस पे और जोग्राफिकल बेस पे हम कैसे इसको फ्रेमवर्क करेंगे, कैसे इसको हम फ्रेम में लाएंगे। ओके, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बनाया है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई कंपनी है, ये एक कंपनी है, ABC कोई कंपनी है। ओके, ये आपका इसका 3 प्रोडक्ट है। एक तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसका, एक उसका मेडिसिन प्रोडक्ट है और एक उसका फूड प्रोडक्ट है। ABC कोई कंपनी है जो 3 टाइप के बिजनेस को करती है। एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है सेम ABC ब्रांड में ही, देन ABC ब्रांड मेडिसिन प्रोडक्ट बना रही है और ABC ब्रांड आपका फूड प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैटेगरी आप किस बेसिस पे कर रहे हो, प्रोडक्ट वाइज कर रहे हो। प्रोडक्ट 1 दैट इज द ब्यूटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 2 दैट इज द मेडिसिन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 3 दैट इज द फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस फूड प्रोडक्ट के अंदर हम इस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर हम जो फंक्शनल स्ट्रक्चर देंगे, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फंक्शनल एरिया हो गया। तो ये प्रोडक्ट 1 का हो गया, ये प्रोडक्ट 2 का हो गया, ये प्रोडक्ट 3 का हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो कि ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ब्यूटी वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेगा। तो अगर आप इसको सारे फंक्शन को कॉमन रख लोगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ABC कंपनी का अगर कॉमन रहेगा, ब्यूटी, मेडिसिन एंड फूड सबके लिए कॉमन रहेगा, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए पहले इसको प्रोडक्ट में डिवाइडेड किया गया है, प्रोडक्ट 1 2 3 ऑर्गेनाइजेशन को, देन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनके उसके फंक्शन को डिवाइड किया गया, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फिनेंस। ओके, अगर आपको कॉपी में इसको प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, इसको हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, या आपको अगर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट बना लेना। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना लेना यहाँ पे, BOD। देन आप इसके नीचे आपको जितना भी प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट ABC या 1 2 3, ठीक है, तो आप ये टॉप लेवल बना लिए, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देन इसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिवाइडेड कर दे रहे हो, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 में, एंड प्रोडक्ट 4 भी ऐड करना है तो कर सकते हो। देन प्रोडक्ट 1 के फंक्शनल, जो भी प्रोडक्ट 1 को मैनेज करने के लिए जो भी फंक्शनल एरिया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, देन आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद आपको मार्केटिंग करना होगा उस प्रोडक्ट को, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देन आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा या फिर आपका फिनेंस होगा। तो जो भी है डिपार्टमेंट वाइज में आप इसको, फंक्शनल डिपार्टमेंट वाइज में आप डिवाइड कर सकते हो। सेम इसका भी वही हो जाएगा, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR एंड प्रोडक्ट 3 का भी सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 1 जो है उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, उसका HR डिपार्टमेंट अलग होगा, उसका फिनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। प्रोडक्ट 2 जो है आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है, उसका ये सारा डिपार्टमेंट अलग होगा और ये सारा डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट के लिए ही काम करेगा, इसका सारा डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट के लिए ही काम करेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जिसमें मोर देन 1 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो मोर देन 1 प्रोडक्ट, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट, मेडिसिन प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपने मैनेजमेंट E-लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, बिकॉज ये की है आपके सक्सेस का।
ठीक है। अनदर डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन को हम जोग्राफिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, रीजन 1 2 3, वहाँ पे हम प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम इसको जोग्राफिकली बेस करेंगे, जोग्राफिक बेस करेंगे, जहाँ पे हम रीजन वाइज, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, या फिर आप कंट्री वाइज डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। और आपका जो ये फंक्शनल एरिया है, फंक्शनल डिपार्टमेंट है, वो आप इस तरह सेम ही रहेगा। प्रोडक्शन मार्केटिंग फिनेंस रीजन 1 का अलग रहेगा, रीजन 2 का ऑपरेशन मार्केटिंग फिनेंस अलग रहेगा, रीजन 3 का ऑपरेशन मार्केटिंग फिनेंस अलग रहेगा। ठीक है, ये रीजन 3 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, इसका सारा एक्टिविटी रीजन 2 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और इसका सारा एक्टिविटी रीजन 1 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, सेम लाइक प्रोडक्ट। ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल डिविजनल स्ट्रक्चर एक तो प्रोडक्ट बेस पे करते हैं। अगर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोर देन 1 प्रोडक्ट हो तो उसके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसमें पहले हम प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट 1 2 3 हायर ऑर्गेनाइजेशन के बाद, एंड देन प्रोडक्ट के अंदर हम उसका फंक्शनल एरिया लाइक प्रोडक्शनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट डिवाइड करते हैं। ठीक है। सेम हम अगर जोग्राफिकल बेस पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पहले रीजन में अपने एरिया को डिवाइड करेंगे। लाइक हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो सामान है जो हम सेल कर रहे हैं, वो नॉर्थ में भी हम बेच रहे हैं, साउथ में भी बेच रहे हैं, और वेस्ट में भी बेच रहे हैं, या हम कंट्री वाइज बेच रहे हैं। तो हम नॉर्थ का जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, नॉर्थ जोन का वो एक होगा, जो साउथ जोन का है वो साउथ का अलग होगा, और जो वेस्ट का है वो उसका अलग होगा। ठीक है। तो एरिया वाइज भी हम इसको अलग करते हैं, ये बेसिकली बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है ये। लाइक आपका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है ये मैकडोनल्ड का जो प्रोडक्शन हाउस है, मेन्यू है, वो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या एडवांटेज क्या है, तो इस डिवीजन कैन वर्क एज इंडिपेंडेंट यूनिट, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। प्रोडक्ट 1 का सारा जो फंक्शनल एरिया है वो अलग है। अगर प्रोडक्ट 1 में कुछ लॉस होता है तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट 2 में नहीं आता है, या प्रोडक्ट 1 का कुछ इम्पैक्ट प्रोडक्ट 1 में अगर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो उसका इफेक्ट प्रोडक्ट 2 या प्रोडक्ट 3 में नहीं आ रहा है। ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, अलाउ इजी एडिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और रीजन, अगर आपको और भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस में ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर आपको एक्सटेंड करना है जोग्राफिकल एरिया तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अलाउ स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड अटेंशन टू द प्रोडक्ट, कस्टमर एंड रीजन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कस्टमर को या प्रोडक्ट को या रीजन को स्ट्रिक्टली हम उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको मतलब हम अपने बिजनेस से अलग नहीं होने दे सकते हैं। कस्टमर रिटेंशन होता है ना, कस्टमर को रिटेन करके रखते हैं। इंक्रीज दी ऑफरिंग इफिशिएंटली, हम कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। Then company that want to increase their market share through more one product option और greater geographical availability, ऐसा कंपनी जो मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है बाय प्रोवाइडिंग दी मोर प्रोडक्ट ऑप्शन और बाय एक्सटेंडिंग देयर बिजनेस जोग्राफिकली, तो उसके लिए ये डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्पफुल है। चलो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। और ये अभी के टाइम में जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो प्रोजेक्ट आती है, वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे ही काम होती है। अगर आपको जब आपका प्लेसमेंट होगा तो मोस्टली आप या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आप काम कर सकते हो, अगर आप अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो तो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से बनाया गया है। हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ फ्रॉम 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसलिए इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हाइब्रिड फॉर्म में भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये 2 ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिसके कॉम्बिनेशन से बना है, वन इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वन इज द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
आप बहुत जगह देखोगे प्रोडक्ट लिखा रहता है, बहुत जगह देखोगे प्रोजेक्ट लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट A B C और यहाँ पे आपके फंक्शन मार्केटिंग प्रोडक्शन सेल एंड ह्यूमन रिसोर्स फिनेंस। अब इस दोनों को कंबाइन कर देते हो तो एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, वो मैं दिखा दे रही हूँ, इसको बाद में देखेंगे, पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये जो है आपका मार्केटिंग सेल ऑपरेशन HR फिनेंस, ये आपका किस में आ गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये आपका मैनेजमेंट क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल लिख लो, आप अपनी कॉपी में आप भी ड्रॉ कर लो इसको, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को। पहले आप मैनेजमेंट ड्रॉ करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन आप वर्टिकली इस फॉर्म में आप फंक्शनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ऐसे करके, जिसमें आपका मार्केटिंग आएगा, सेल आएगा, ऑपरेशन आएगा, HR आएगा एंड फिनेंस आएगा, ठीक है। देन आप इसको सीधे ऐसे ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऐसे आप सीधे इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, मार्केटिंग का, सेल का, ऑपरेशन का एंड HR का एंड फिनेंस का। देन दिस साइड आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा, प्रोजेक्ट A B एंड C, ठीक है। ये भी आपका, इसको भी कनेक्ट करोगे आप टॉप लेवल से, ठीक है। तो आपका ये दो स्ट्रक्चर हो गया, इसको कंबाइन कर लिए, कैसे कंबाइन कर लिए, ये मान लो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसको हमने एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया और प्लस एक इसको हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका जो इस ऐसे गया है, दिस इज द फंक्शनल एंड दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द फंक्शनल, दिस इज द फंक्शनल एंड दिस इज द प्रोजेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है कि इसको इधर फंक्शनल लेवल का जो भी है HR मार्केटिंग फिनेंस, इधर 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 हमने लिखा है, उसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल का जो भी है, प्रोजेक्ट A B C, यहाँ पे A B C, उसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा इस फॉर्म में। और इसके बीच में जो आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम करेंगे और इनका क्या हो गया, यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, ये जो एम्प्लॉय है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे भी ये रिपोर्ट कर रहा है और प्लस ये यहाँ पे भी रिपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में 3-4 बात आपको देखना है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वन इज द फंक्शनल, वन इज द प्रोजेक्ट, वेयर द एम्प्लॉय हैव टू बॉस, ठीक है। जहाँ जिसका दो बॉस होता है, एक तो मार्केटिंग हेड हो गया और एक ये प्रोजेक्ट हेड हो गया, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर लोगे अपने कॉपी में, इजी है। पहले आप टॉप मैनेजमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर में पहले आप टॉप मैनेजमेंट बनाना, देन आप वर्टिकल इधर आप ये इस तरह इस में आप सारा फिनेंस मार्केटिंग फंक्शनल डिपार्टमेंट डिवाइड कर देना, इधर आप प्रोजेक्ट या आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डिवाइड कर देना, देन आप मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना, ठीक है। तो आप देखो, तो ये सेम हो गया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फीचर्स देख लेते हैं, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो एम्प्लॉय है, उसका जो बॉस होता है मोर देन वन होता है। इसका सपोज ये है तो इसका भी दो बॉस है, एक ये है सेल मैनेजर है, सेल हेड है, और प्लस एक इसका प्रोजेक्ट हेड है, ठीक है। इसका भी दो है, ऑपरेशनल हेड एंड प्लस प्रोजेक्ट हेड, इसका भी दो है। तो ऑलमोस्ट इसका इस स्ट्रक्चर के अंदर टू बॉस आ जाता है। इसको मल्टी प्रोजेक्ट सुटेबिलिटी कहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ आप करना चाह रहे हो तो आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मोर देन वन बॉस होता है, हाइब्रिड इन नेचर का होता है,
फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है। ये फास्ट एंड फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि आपको दो दो बॉस हैं जो गाइड करते हैं, फुल कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे, नॉलेज अच्छे से शेयर होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, ओके, टास्क स्पेशलाइज्ड होता है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये तुमने देख ही लिया। तो दिस इज दी सम बेसिक फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बना है। वन इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लस फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, याद रखना। देन इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो मोर देन वन बॉस होता है उसका, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है रिसोर्स, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा बहुत जगह लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज मत होना। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन रिलेशन हम देख लेते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एंड प्लस डायगोनल भी। ठीक है, इट इज मोस्टली यूज इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इट प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही हाई डिग्री ऑपरेशनल फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबल देता है, पावर देता है एम्प्लॉयज़ को, एडेप्टेबिलिटी फॉर बोथ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर इन परफॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। Matrix structure has complicated structure in which reporting relationship are set up as a matrix or grid। ये जो relationship है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ये एम्प्लॉय इधर भी रिपोर्ट करेगा, ये एम्प्लॉय इधर भी रिपोर्ट करेगा, ये एम्प्लॉय इधर भी रिपोर्ट करेगा, ये एम्प्लॉय इधर भी रिपोर्ट करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स और ग्रिड। ओके, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इट्सेल्फ वेरी फ्लैट होता है, बहुत हायरार्की इसमें नहीं होता है। ओके, डिसेंट्रलाइज होता है, पावर होते हैं, कम्युनिकेशन ओपन होता है, आप इजली अपना ओपिनियन रख सकते हो, शेयर कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो। चलो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? तो वन इज द वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वन इज द बैलेंस मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन एंड वन इज द स्ट्रॉन्ग। वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है, लिमिटेड अथॉरिटी होती है वीक में। ये बैलेंस में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इक्वल अथॉरिटी होती है एज द फंक्शनल मैनेजर। ठीक है, एंड देन आपका जो स्ट्रांग होता है, दे हैव दी मोर, जो मोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पावर होता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिग, बैलेंस एंड स्ट्रांग आता है। एडवांटेज देख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्रीज दी कम्युनिकेशन इफिशिएंसी, ये फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छे से होता है। इट इज़ फास्टर एंड फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोटिवेशन एम्प्लॉय को मिलता है, इंक्रीज द टीम वर्क, यहाँ पे टीम वर्क कोई, क्योंकि प्रोजेक्ट और पे काम किया जाता है तो यहाँ पे टीम वर्क अच्छे से होता है। इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज वर्क अक्रॉस द मल्टीपल प्रोजेक्ट and with the various department with one company, and this increase the employee interaction and promote the better sense of teamwork. Optimum and maximum utilization of resource, increase the employee professional development, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इंट्रैक्शन होता है। बिल्ड कॉपरेशन, हायर मोटिवेशन होता है, एंड इफिशिएंसी ऑफ मैट्रिक्स organization is higher. ठीक है, these are the advantage, this point, all points come under the advantage of matrix organizational structure. Now डिसएडवांटेज क्या है आपका? कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट होना है, कंफ्यूजन होना है, दो बॉस एक इसको रिपोर्ट करें, वो बॉस ये कह रहा है, ये बॉस ये कह रहा है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोजेक्ट हेड एंड फंक्शनल हेड। देन मल्टीपल वर्क के कारण आपका एम्प्लॉय का एफिशिएंसी थोड़ा लो हो जाता है कभी कभी। एक्सपेंसिव है ये, एंड कभी कभी ये क्लियर नहीं है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
तो ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने कवर कर दिया है। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बच गया है, उसको मैं अलग से कर दूंगी। मैं डिटेल में भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मोर डिटेल वीडियो भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पूरे 1 आवर का ये वीडियो हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना समझना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।